So, hi everyone. Hope you guys are doing very well in your studies. So, I'm Prince Agarwal here to present the explanation on a topic, the registration of charge, that is chapter number 6 of Corporate and Other Laws of CA Inter Law. So, without wasting any more time, let's jump to our chapter, that is registration of charge. सेक्शन 77 से 87 तक हम कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले ऊपर जो हमारा चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब समझिए क्या मतलब है। रजिस्ट्रेशन का मतलब कि हमें उसको आरओसी के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, मैंने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का इंटरेस्ट क्रिएट करवा दिया है। जैसे मैंने कोई लोन लिया और बदले में अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर किसका इंटरेस्ट क्रिएट करवाया है? बैंक का। तो इट मींस मैंने बैंक के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी का चार्ज क्रिएट कर दिया है। एग्जैक्टली समझते हैं इसका क्या मतलब है। चार्ज, ए चार्ज इन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द एसेट ऑफ ए कंपनी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन इज कॉल्ड एज चार्ज। मतलब मैं इंटरेस्ट या लीन क्रिएट करता हूं अपनी प्रॉपर्टी पे एज इन सिक्योरिटी टुवर्ड एनी अदर पर्सन, मतलब अपनी प्रॉपर्टी पे किसी और के लिए इंटरेस्ट या लीन क्रिएट कर दिया एज इन सिक्योरिटी, उसको हम बोलते हैं चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। अगर इमूवेबल एसेट पे क्रिएट हो या परमानेंट इन नेचर एसेट पे क्रिएट हो तो उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। चार्ज ऑन स्पेसिफिक एसेट्स, एसेट्स हो परमानेंट इन नेचर, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स चार्ज। यूजुअली जब हम टाइटल डीड डिपॉजिट करते हैं तो उस टाइम पे क्रिएट होता है हमारा फिक्स चार्ज। और यहाँ पे बोरोइंग कंपनी मतलब जिसने पैसा लिया है वो ना ही उसको सेल कर सकती बट उसको यूज कर सकती है। जैसे लैंड बिल्डिंग पे अगर मैंने लोन लिया है तो उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। शॉर्ट एंड क्रिस्प में दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको, चार्ज क्या होता है? अपनी प्रॉपर्टी पे किसी और का इंटरेस्ट क्रिएट कर देना ताकि एक सिक्योरिटी क्रिएट हो जाए, उसको बोलते हैं चार्ज। पहला टाइप ऑफ फिक्स, दूसरा फ्लोटिंग। जो चेंजेबल नेचर की एसेट होती है अगर उनके ऊपर मैं चार्ज क्रिएट करूं तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। चार्ज ऑन द एसेट व्हिच आर फ्लक्चुएटिंग इन द नेचर, जैसे रॉ मटेरियल या फिर स्टॉक, जैसे हम सीसी लिमिट लेते हैं वो हमारे स्टॉक पे बनती है या फिर हमारी रॉ मटेरियल पे डेटर्स भी बनती है वो, तो वहां पे वो होता है फ्लोटिंग चार्ज कि मैंने अपने स्टॉक पे किसी और का चार्ज या इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। चार्ज दोनों ही एसेट पे हो सकता है, प्रेजेंट एसेट पे और फ्यूचर एसेट पे, मतलब जो आज हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उस पे भी और जो फ्यूचर में हम परचेज करेंगे उस पे भी। बोरोइंग कंपनी कैन यूज देम एंड आल्सो सेल देम। यहाँ पे फ्लोटिंग के अंदर जो बोरोइंग कंपनी है जो पैसा लेगी वो उसको यूज भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है। इरिस्पेक्टिव ऑफ फिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि वो सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, बट फ्लोटिंग में वो सेल भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकती है। और बायर के पास एक वैलिड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा फ्लोटिंग के केस में। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का क्या मतलब है? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई चीज पहले कुछ और थी और अब कुछ और हो जाए, मतलब कन्वर्जन हो जाना। जैसे अगर मान लो फ्लोटिंग चार्ज के अंडर में हमने पढ़ा था कि वो यूज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अगर मान लो रीपेमेंट के टाइम पे कोई डिफॉल्ट कर दिया, बायर ने, बोरोवर ने कोई डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक आके जितना भी उसका स्टॉक है वो जब्त कर लेगा और उसको बोल देगा कि अब ना ही आप उसको यूज कर सकते ना ही आप उसको सेल कर सकते। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। जब हमारा फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में कन्वर्ट हो, एट दैट टाइम द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। पहला, where the creditor enforce the security due to the breach of terms and condition और कंपनी goes into liquidation, या तो बोरोवर कोई टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेच कर दे या फिर कंपनी हमारी लिक्विडेशन में चली जाए, तो ये उस टाइम पे हमारा जो फ्लोटिंग चार्ज है वो हमारा फिक्स चार्ज बन जाएगा। और जितने भी एसेट्स अवेलेबल है वो सारे रियलाइजेशन के लिए लेंडर ऑफ द मनी चार्ज कर लेगा। आफ्टर दैट कंपनी कैन नॉट यूज देम, इवन कैन नॉट सेल देम द एसेट। और उसके बाद मतलब क्रिस्टलाइज होने के बाद जब बैंक सिक्योरिटी के ऊपर अपना हक जमा लेगा उसके बाद ना ही उसको यूज कर सकते ना ही उसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला सेक्शन शुरू होता है, सेक्शन नंबर 77, दैट इज ड्यूटी टू रजिस्टर द चार्ज। इनिशियली जो ड्यूटी बनती है वो सबसे पहले कंपनी की बनती है कि कंपनी चार्ज को आरओसी के अंडर रजिस्टर करवाए, चाहे वो टेंजिबल एसेट पे क्रिएट किया हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट पे, चाहे इन इंडिया में क्रिएट किया हो, चाहे आउटसाइड इंडिया में क्रिएट किया हो, हर चार्ज को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा विद द आरओसी। सेक्शन नंबर 78 क्या है? रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर। अगर कंपनी फेल हो गई, मतलब कंपनी ने
शुरू के 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो बाद में चार्ज होल्डर के पास भी राइट आ जाता है कि वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। प्रोसेस क्या रहेगी? बाय द कंपनी चार्ज क्रिएट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को CHG1 में एप्लीकेशन फाइल करेगी, साथ में फीस जोड़ेगी और एक इंस्ट्रूमेंट एग्रीमेंट भी लगाएगी। और इंस्ट्रूमेंट को वेरीफाई कौन करेगा? वो डिपेंड करता है सर कैसे? अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, मतलब मैंने इंडिया में चार्ज उस प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया है जो आउटसाइड इंडिया है, तो वेरीफाइड बाय द सील ऑफ द कंपनी या डायरेक्टर या फिर CS है कोई और ऑथराइज्ड ऑफिसर है कोई और इंटरेस्टेड पर्सन। अगर इंडिया इनसाइड इंडिया प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ है तो ये तो डायरेक्टर वेरीफाई करेगा या CS वेरीफाई करेगा या कोई और ऑफिसर वेरीफाई करेगा। तो ये था हमारा प्रोसेस जहां पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाएगी 30 दिन के अंदर अंदर CHG1 में। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, ओरिजिनल पीरियड कितना है? 30 दिन, बट अगर उसको एक्सटेंड करवाना हो तो कैसे हम एक्सटेंड करवा सकते हैं? यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे सबसे पहले, अगर हमारा चार्ज 2/11/18 से पहले क्रिएट हुआ हो तो पहले 30 दिन में क्रिएट नहीं किया, 30 दिन में रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो हमें 300 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। 300 दिन कहां से? जहां से हमने चार्ज क्रिएट किया है, मतलब एडिशनल कितने दिन मिलेंगे? 270। अगर उन 270 में भी चार्ज रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो उसको उन 300 दिन एक्सपायर होने के बाद 2/11/2018 से 6 महीने का टाइम मिलेगा कि 2/11/2018 से 6 मंथ के अंदर अंदर वो अपने चार्ज को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जब उसको 270 दिन मिलेंगे, 300 दिन के अलावा क्रिएशन की डेट से, यहाँ पे उसको पे करनी है एडिशनल फीस और यहाँ पे उसको पे करनी है एड वलरम फीस। एड वलरम फीस क्या होती है? जो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और नेचर टू नेचर। उसके बाद अगर हमारा चार्ज 2/11/18 को क्रिएट हुआ है या उसके बाद क्रिएट हुआ है तो क्या प्रोविजन अप्लाई होंगे? पहले 30 दिन में करवाना है, 30 दिन में नहीं करवाया तो अगले 30 दिन में करवाना है, एडिशनल फीस देखिए, और अगले 30 दिन में नहीं करवाया तो अगले 60 दिन में करवाना पड़ेगा विद द पेमेंट ऑफ एड वलरम फीस। तो अभी क्या पढ़ा हमने, मैं कंसाइज करता हूं आपको कि अगर मान लो एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक्सटेंशन बिल्कुल मिल सकती है। 2/11/18 से पहले हुआ हो, 2/11/18 को या उसके बाद हुआ हो, 2/11/18 को हुआ हो या उसके बाद हुआ हो तो पहले 30 दिन, फिर 30 दिन और फिर 60 दिन। अगर पहले हुआ हो तो पहले 30 दिन, उसके बाद अगले 300 दिन, सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगले 300 दिन नहीं, 300 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, और उसमें भी ना हुआ हो तो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ 2/11/2018। और फर्स्ट एक्सटेंशन पे एडिशनल फीस एंड सेकंड एक्सटेंशन पे एड वलरम फीस, ध्यान रखना आप। एक्सटेंशन लेने के लिए उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म आरओसी को देना पड़ेगा, और आरओसी सेटिस्फाइड हो गया तो उसको एक्सटेंशन अलाउड कर देगा। और अगर CHG1 में जो एप्लीकेशन गई थी आरओसी को रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आरओसी उससे सेटिस्फाइड हो गया तो CHG2 में वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा जो कि कंक्लूसिव एविडेंस होगा। ओके, आफ्टर दैट अगर मॉडिफिकेशन हुआ है, मतलब जो मैंने इनिशियली 4 रजिस्टर्ड करवाया था उसमें मैंने कुछ चेंज किया है तो चेंज भी मुझे आरओसी को बताना पड़ेगा और चेंज को भी मुझे CHG1 में ही बताना पड़ेगा। और जब आरओसी उसको रजिस्टर्ड कर देगा तो CHG3 में एक सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड कर देगा मॉडिफिकेशन का। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 77। 80 क्या है? डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज कैसे? सुनो ध्यान से, जिस दिन हमारा चार्ज रजिस्टर्ड हो गया अंडर आरओसी उस दिन से वो पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा और ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि हर एक पर्सन को, हर एक इंडियन सिटीजन को उस डॉक्यूमेंट की नॉलेज है, हर एक पब्लिक को ये पता है कि कौन सी कंपनी में चार्ज क्रिएट हो रखा है। उसको बोलते हैं डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। चाहे उसको एक्चुअल नॉलेज हो चाहे उसको एक्चुअल नॉलेज ना हो, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसको उस चीज की नॉलेज थी। उसके बाद कंसिस्टेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या असर होंगे उसके? सबसे पहला, चार्ज होल्डर को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, मतलब जब वाइंडिंग अप होगी तो सिक्योर्ड को सबसे पहले मिलती है ना, बट अगर ये केस हुआ तो उसको प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर मींस लिक्विडेटर कैन नॉट एनफोर्स सच चार्ज। या फिर मान लो वाइंड अप हुआ और लिक्विडेटर अपॉइंट होगा तो उस एसेट को चार्ज पे क्रिएट नहीं कर पाएगा, मतलब चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा।
creditor whose charge has not been registered will be reduced to the level of unsecured creditor. अब जब उसने सिक्योरिटी ली थी तो वो सिक्योर्ड था, बट क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसको क्या मान लिया जाएगा, दैट इज unsecured. Okay, and failure to register the charge shall not absolve a company from its liability that is valid and enforced through the court. अब ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो हमारा डेट ही इनवैलिड हो जाएगा, वो सिर्फ चार्ज इनवैलिड होगा और वो अनसिक्योर्ड माना जाएगा। अनसिक्योर्ड भी तो लोन होते हैं और वो वैलिड तो माना जाएगा, और जो हमारा लेंडर ऑफ मनी है वो कोर्ट में जाके अपना पैसा वापस ले सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 77 एंड 80। उसके बाद सेक्शन नंबर 78, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज बाय चार्ज होल्डर। किन केसेस में चार्ज होल्डर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चार्ज को रजिस्टर्ड करवाए, और अगर वो चार्ज को रजिस्टर्ड नहीं करवाती है 30 दिन के अंदर अंदर, तो फिर चार्ज होल्डर भी अप्लाई कर सकता है। और चार्ज होल्डर ने आरओसी को अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आरओसी फिर एक नोटिस कंपनी को देगा कि चार्ज होल्डर से हमें ऐसी एप्लीकेशन आई है कि हमें उसको रजिस्टर्ड करना है नहीं करना है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो हमें 14 दिन के अंदर अंदर बताओ। अगर ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ 14 डेज के अंदर अंदर, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन कर देगी, मतलब कंपनी के नाम पे वो चार्ज रजिस्टर्ड कर देगी। ऑब्जेक्शन रिसीव हो गया, मतलब कंपनी ने बता दिया कि आपको ये चार्ज रजिस्टर्ड नहीं करना चाहिए, आपको ये चार्ज कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं करना है, तो आरओ से उसको रिजेक्ट कर देगी और उसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं करेगी। रिकवरी ऑफ फीस, और चार्ज होल्डर ने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो जितनी भी फीस उसने पे करी है वो सारे की सारी फीस कंपनी से रिकवर करेगा। ओके, उसके बाद सेक्शन नंबर 79, दैट इज एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। जिसमें दो सेक्शन कवर हुए हैं अपने, सेक्शन 79A एंड 79B। जस्ट अ सेकेंड, दो सेक्शन कवर हुए हैं हमारे इसमें। पहला 79A एंड 79B। 79A क्या बोलता है कि अगर मैंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करी है जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हो रखा है, मतलब अगर मैंने कोई ऐसी फिक्स एसेट परचेज की है जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हो रखा है, तो सेक्शन 79A के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी मेरे ऊपर। और दूसरा, अगर मॉडिफिकेशन हुआ है, मतलब जो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसमें मैंने कोई चेंज किया है, तो आता है 79B कि मुझे वो भी आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब 79A क्या बोलता है, इफ द प्रॉपर्टी वेयर द चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इज सोल्ड with the permission of charge holder, it is the duty of the purchasing company to register the charge in his name. अगर मैंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करी है जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड था एंड विद द परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर, उसने वो प्रॉपर्टी मुझे सोल्ड कर दी थी, तो ये परचेजिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नाम पे उसको रजिस्टर्ड करवाए। ये बोलता है सेक्शन 79A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 79B क्या बोलता है, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन में वेरिएशन हो गई तो वो भी हमें आरओसी के अंडर रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। एग्जांपल क्या है मॉडिफिकेशन के, या तो टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हुआ है, या मैंने लिमिट को एनहेंस और डिक्रीज किया है, या मैंने चार्ज को पेरी पैशू सीडिंग कर दिया। सीडिंग का मतलब होता है ट्रांसफर, पेरी पैशू का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, मतलब अगर मैंने चार्ज को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किसी को ट्रांसफर कर दिया तो वो भी हमारा मॉडिफिकेशन माना जाएगा। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया है, रीपेमेंट शेड्यूल चेंज किया है। सर कैसे, पहले हमारा 10 महीने का था या फिर 10 ईयर का था, अब मैंने वो 12 साल का कर दिया, तो रीपेमेंट टर्म चेंज हो गई तो भी मुझे मॉडिफिकेशन माना जाएगा और वो मुझे आरओसी को बताना पड़ेगा। ये पार्शियल रिलीज कि आधा लोन पे कर दिया बट आधा लोन अभी बाकी है, तो ये भी हमारा मॉडिफिकेशन में माना जाएगा। आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, आरओसी इशू द सर्टिफिकेट इन INC 3 रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। मैंने बताया था ना आपको कि अगर मॉडिफिकेशन हुआ है तो एप्लीकेशन जाएगी CHG 1 में और आरओसी उसको रजिस्टर्ड करेगा कंपनी के नाम पे इन CHG 3 में। दोबारा सुनो, 1 में क्या, 1 में एप्लीकेशन जाएगी फ्रेश रजिस्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन, 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आएगा और 3 में मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट आएगा। उसके बाद रजिस्टर ऑफ चार्ज केप्ट बाय द रजिस्ट्रार। यहाँ पे रजिस्ट्रार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, फिर ऑब्लिगेशन है उसकी कि वो जितने भी चार्ज हैं उनका कोई पार्टिकुलर अपने पोर्टल पे मेंटेन करके रखे। इंस्पेक्शन, कोई भी पर्सन
उस रजिस्टर ऑफ चार्जेस को जो आरओसी के पास मेंटेन्ड है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। सेक्शन 85 रजिस्टर ऑफ चार्ज केप्ट बाय कंपनी। अब आरओसी का तो हमने पढ़ लिया 81 में। 85 क्या बोलता है कि एक रजिस्टर हमारा आरओसी को नहीं कंपनी को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एवरी कंपनी who register the charges include all the floating and fix the charges and satisfaction of a charge। मतलब हर एक कंपनी को अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, चाहे उसने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया हो, चाहे उसने फिक्स चार्ज क्रिएट किया हो, तो दोनों के दोनों पार्टिकुलर्स उसको अपने रजिस्टर में मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। मतलब ये ऐसा रजिस्टर होता है जिसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती है कि कौन सी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, किस एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं है, कितने अमाउंट का है, किस इंटरेस्ट रेट पे है, क्या टर्म्स है, कितने रिपेमेंट शेड्यूल है, ये सब। फर्दर कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज एट आरओ, एंट्रीज इन द रजिस्टर साइमल्टेनियसली, एंट्रीज ऑथराइज्ड बाय द सीएस और डायरेक्टर। क्या मतलब है इसका? अब जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनसे हमें चार्ज क्रिएट किया, मतलब लोन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो हमें आरओ में मेंटेन करके रखने। आरओ मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में। जैसे ही चार्ज क्रिएट हुआ तुरंत मुझे अपने रजिस्टर में एंट्रीज डालनी पड़ेगी और एंट्री के सामने साइन करना पड़ेगा। किसको? या तो डायरेक्टर को या सीएस को या कोई ऑथराइज्ड पर्सन को। इंस्पेक्शन, उस रजिस्टर को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? कोई भी मेंबर या कोई भी क्रेडिटर्स या फिर कोई और पर्सन भी कर सकता है। जैसे अगर कोई मेंबर करना चाह रहा है तो बिना किसी फीस के वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, बट कोई और पर्सन अगर उसको इंस्पेक्ट करना चाह रहा है तो उसको प्रिस्क्राइब फीस पे करनी पड़ेगी। प्रिजर्वेशन, रजिस्टर ऑफ चार्ज है तो परमानेंटली प्रिजर्व करना है, और इंस्ट्रूमेंट्स थे जो चार्ज क्रिएट करने के वो 8 साल तक प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। यहाँ पे मुद्दा क्या है? 8 साल कहां से? डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन से। मतलब जिस दिन हमारा चार्ज कंप्लीट सेटिस्फाइड हो गया, रीपे हो गया, तो उस दिन से 8 साल तक मुझे उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। बड़े ध्यान से सुनना, सेक्शन 82 क्या है? यहां पे अब कंपनी ने सेटिस्फेक्शन कर दिया। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है? या तो पेमेंट कर देना या उतने ही एसेट की वैल्यू या फिर उतने ही वैल्यू की एसेट सामने वाले को ट्रांसफर कर देना, उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन होगी तो कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर CHG 4 में आरओसी को एक लेटर देना पड़ेगा, और आरओसी चार्ज होल्डर को एक नोटिस देगा कि कंपनी से सेटिस्फेक्शन की एप्लीकेशन आई है, हमें उसको रजिस्टर करना है या नहीं करना है। चार्ज होल्डर को नोटिस का रीजन शो करना पड़ेगा कि उसको कोई ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन नहीं है 14 दिन के अंदर अंदर। अगर चार्ज होल्डर ने कुछ नहीं किया, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, तो आरओसी उस चार्ज को सेटिस्फाइड रजिस्टर्ड कर देगी और CHG 5 में एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर देगी। और रीजन शो कर दिया, ऑब्जेक्शन दे दिया, तो आरओसी सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगी। अब एक बात समझो ना, कंपनी आरओसी को बोल रही है कि हमने सारा अमाउंट पे कर दिया, तो डोंट यू थिंक कि आरओसी एक बार चार्ज होल्डर से पूछेगी कि एक्चुअल में आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है? मतलब यहाँ पे कंपनी आरओसी को कह रही है कि मैंने बैंक को सारा पैसा पे कर दिया। बैंक यहाँ पे क्या है? चार्ज होल्डर। तो आरओसी एक बार बैंक से पूछेगी कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है, ऑल दैट। उसके बाद एक्सटेंशन मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। मतलब शुरू के 30 दिन के अंदर अंदर CHG 4 के अंदर बताना था ना, तो यहाँ पे अगले 300 दिन तक वो बता सकते हैं एडिशनल फीस पे करके। और जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे 8 साल तक प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे, मतलब जिस दिन सेटिस्फेक्शन हुआ उसके 8 साल तक। आफ्टर दैट सेक्शन 83 पावर टू रजिस्ट्रार टू मेक द एंट्रीज विदाउट एन इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी शू मोटो। मतलब क्या आरओसी बिना चार्ज होल्डर से, बिना कंपनी से इंफॉर्मेशन आए भी उसको सेटिस्फाइड रिकॉर्ड कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है। अगर रजिस्ट्रार को ये शो कोज है कि चार्ज हमारा सेटिस्फाइड हो चुका है, तो बिना किसी से नोटिस आए भी वो उसको रजिस्टर कर सकती है। मतलब इफ रजिस्ट्रार कोज टू बिलीव दैट
debt has been satisfied or asset has been sold, ROC may enter the satisfaction of charge in its register. Intimate within 30 days of making the entries to the company and charge holder in CHG 5. मतलब जिस दिन ROC ने उसको रजिस्टर्ड डिक्लेयर कर दिया, कहीं और से इंफॉर्मेशन आई थी अपार्ट फ्रॉम कंपनी और चार्ज होल्डर, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर CHG 5 में अफेक्टेड पार्टीज को वो इंटीमेट करेगी कि हमने आपके चार्ज को रजिस्टर्ड शो कर लिया है, रजिस्टर्ड सेटिस्फाइड रिकॉर्ड कर लिया है। आपको कोई रीजन देना हो तो आप हमें दे सकते हो। बस ये था सेक्शन 83 की बिना इंफॉर्मेशन आए भी रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो शूट मोटो भी उसको रजिस्टर कर सकती है। इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर क्या होता है? मैनेजर वो कि मान लो मैंने प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखी है तो कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट होगा जो इस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, लाइक दैट। रिसीवर वो जो हेल्प करेगा मैं डेट को रिकवर करवाने में। If any person obtain order from court or terms mentioned in the contract, या तो ऑर्डर कोर्ट से ऑर्डर आया हो, क्या ऑर्डर आया हो कि चार्ज होल्डर को एक रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट करना है जो प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट में ये टर्म हो कि हम एक रिसीवर अपॉइंट करेंगे, मैनेजर अपॉइंट करेंगे, तो जिस पर्सन ने रिसीवर अपॉइंट किया है 30 दिन के अंदर अंदर वो कंपनी को भी और रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगा। CHG 6 चार्ज होल्डर अपॉइंट करता है क्योंकि प्रॉपर्टी उसको ही मैनेज करवानी होती है, रिसीव वही करता है डेट को। तो यहाँ पे CHG 6 के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर विदिन 30 डेज इन द फॉर्म नंबर CHG 6 वो कंपनी को भी और रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करेगा। ऑन सेशन, अगर मान लो अपॉइंट हुआ तो अपॉइंट होने के 30 दिन के अंदर अंदर बताया था और वो सीज हो गया, मतलब वो हट गया वहां से, तो भी 30 दिन के अंदर अंदर CHG 6 में रजिस्ट्रार को और कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बट यहाँ पे करेगा कौन इन्फॉर्म? जो पर्सन अपॉइंट हुआ था वो पर्सन इन्फॉर्म करेगा इन दोनों को। तो ये था हमारा सेक्शन 84, दैट इज इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। पनिशमेंट 86 में अगर इस पूरे एक्ट में कोई भी डिफॉल्ट किया हो, पूरे चैप्टर में रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज चैप्टर में कोई भी डिफॉल्ट किया हो, कंपनी के ऊपर कितनी 5 लाख और ऑफिसर के ऊपर कितनी 50,000, और अगर जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन फर्निश करी हो तो लाइबल अंडर 447। उसके बाद लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन 87, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ CG। आई एम रिपीटिंग अगेन, रेक्टिफिकेशन बाय द CG इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस। मतलब omission to intimate with respect to satisfaction, omission to intimate with respect to satisfaction पहला, omission to intimate with respect to registration और modification, misstatement of any particular। कोई भी केस हुआ हो तो हम एक माफीनामा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमारे ऊपर पेनल्टी इंपोज मत कीजिए, तो हम दोबारा से वो ओमिशन ठीक कर देंगे, या जो हमने गलत इंफॉर्मेशन डाली है हम दोबारा से फाइल कर देंगे। दोबारा सुनो, या तो मैंने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, मतलब मैं भूल गया सबमिट करना और डेट लैप्स हो गई, या फिर मैंने सबमिट तो किया मतलब कुछ गलत पार्टिकुलर्स उसमें डाले, तो मैं CG को एक कॉन्डोनेशन फाइल कर सकता हूं, माफीनामा फाइल कर सकता हूं CHG 8 में कि मुझे रेक्टिफाई करने का, उसको सही करने का मौका दे दिया जाए, या मुझे और टाइम दे दिया जाए वो चीज फाइल करने का। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट कॉज है कि एक्सटेंशन मिलने से किसी पब्लिक का नुकसान नहीं होगा, तो CG उसको रेक्टिफिकेशन के लिए, मतलब जो मिस स्टेटमेंट पहले करी थी उसको सही करने के लिए, या फिर जो ओमिशन पहले किया था कि उसने फाइल नहीं किया विद इन द टाइम, उसको एक्सटेंड करने का ऑर्डर पास कर सकता है। एप्लीकेशन जाएगी किसमें? CHG 8 में। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 6। सो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।